चलिए, इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम NCERT से इकोनॉमी कर रहे हैं, 10th क्लास की किताब अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के सेशन के बाद आगे परस्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेहतरीन क्वेश्चंस डील किए, उनके आंसर रखे, एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट, एक रेलेवेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, रिंकी पानी पी के पूरी तरह से तैयार हैं आगे की जंग लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़, देखिए, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर है, हमने चैप्टर में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में कोई आंसर अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पिछले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करके हटे हैं वो सारा रैशनल है ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़, डिस्क्राइब सम ऑफ योर ड्यूटीज़ एज कंज्यूमर्स इफ़ यू विजिट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन योर लोकेलिटी। आप बता सकते हैं कि आपको बिल लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है, उसकी शेल्फ लाइफ पढ़नी है, MRP उसका अच्छे से देखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और उसके यूजेज के बारे में आपको देखना है, तमाम चीज़ों के बारे में आपने ख्याल रखना, वो सब यू कैन एक्सप्लेन देयर। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं सामान लेने या कोई शॉप पे, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, सपोज यू बाय अ बॉटल ऑफ हनी एंड अ बिस्किट पैकेट, विच लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक फॉर एंड वाई। खाने पीने की चीज़ें हैं तो FSSAI का मार्क आप देख सकते हैं, एग मार्क का मार्क आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आप इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर्स इन इंडिया। लीगल मेजर के रूप में एक बड़ा लीगल मेजर कॉपरा कानून को पास करना है, उस कानून में आगे जा कर के शर्तों में बदलाव करना है। तो गवर्नमेंट के द्वारा तो यही मेन लीगल मेजर लिया गया है, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो हम वो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो चैप्टर में डायरेक्टली एड्रेस्ड हैं, लेक्चर में सीधे सीधे एड्रेस्ड हैं, जो थॉट प्रोसेस को इन्वोक करें, क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएं और आपके सोच के दायरे को बड़ा बनाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को ही क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में उठाते हैं। नेक्स्ट केस, बाय व्हाट मीन्स कैन द कंज्यूमर्स एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी। वो कौन से ज़रिए, कौन से माध्यम हैं जिनके वजह से कंज्यूमर अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, दिस इज क्वेश्चन दैट वी कैन डिस्कस। ओके, चलिए आंसर करिए। द क्वेश्चन है, बाय व्हाट मीन्स कैन द कंज्यूमर्स एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी। कौन से ज़रिए हैं जिनके वजह कंज्यूमर्स अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कंज्यूमर ये जाहिर कर सकते हैं कि वो एकजुट हैं, एक जमात हैं, एक कम्युनिटी हैं, एक ग्रुप है। ये किन किन चीज़ों के वाया पॉसिबल है, ये कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, जुड़ा कैसे जाए एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो एक जैसे हैं वो जुड़ेंगे, जिनकी समस्याएं एक जैसी हैं, जिनको समाधान एक जैसे तरीके से मिलेगा, वो एक जगह जुड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? देखो, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला जो ज़रिया होता है जुड़ने का, वो ये होता है कि कंज्यूमर्स को ये पता होना चाहिए कि वो पीड़ित हैं और वो पीड़ित किन कारणों से हैं। आई बात समझ में? सो द फर्स्ट एलिमेंट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्रीवेंसेस। तो ग्रीवेंसेस किस नेचर के हैं, ग्रीवेंसेस किन के अगेंस्ट हैं। सो द कैटेगरी ऑफ द ग्रीवेंसेस एंड द ग्रीवेंसेस किसके अगेंस्ट हैं। जो सेक्शन ग्रीवेंसेस में है उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका लेवल ऑफ आर्टिकुलेशन अबाउट देयर ग्रीवेंसेस किस तरह का है। इन सब चीज़ों का बोध कराने के लिए उन लोगों को एकजुट होकर के अपने विचारों को शेयर करना होता है। यहाँ से एग्जिस्टेंस में आती हैं फोरम्स। ओके, तो आप अलग अलग तरह से इन्हें समझ सकते हैं। कोई वेलफेयर सोसाइटी कह लीजिए, किसी तरह की फोरम कह लीजिए, कोई सिविल सोसाइटी के रूप में कह लीजिए, वट एवर बी द फॉर्म, एकजुट यहाँ पर इन्हें एक दूसरे के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना होगा। तभी वो ये समझ पाएंगे जब एक दूसरे के साथ वो अपनी ग्रीवेंसेस शेयर करेंगे, जब वो ये समझेंगे कि वो कितना का समझ पाए कि वो कितना सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी सफरिंग्स का लेवल उससे भी ज़्यादा हो जितना वो समझ पा रहे हैं। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जिनको सिंपली यहाँ पर आप फोरम्स मान के चलिए। तो दुनिया भर में कंज्यूमर फोरम्स एग्जिस्टेंस में आती हैं।
तो एक ज़रिया ये है जिन्हें हम कहते हैं द फोरम्स, द प्लेटफॉर्म्स, जिनके वजह वो लोग एकजुटता एक दूसरे के साथ जाहिर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बड़े प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म होते हैं कंज्यूमर्स के कॉन्टेक्स्ट में, उनको सशक्त, उनको एम्पावर करने के लिए और उनकी ग्रीवेंसेस, उनके दुखड़े, उनकी समस्याओं को लोगों के सामने रखने के लिए, संस्थाओं के सामने रखने के लिए। अब आता है कि फोरम्स इस बात का प्रयास करें, वो इस बात को समझें, जानें कि कैसे और ज़्यादा ग्रीवेंस, कैसे और ज़्यादा कंज्यूमर एक दूसरे के साथ जुड़ें। तो फोरम्स फिर लगातार एफर्ट्स करके ये आइडेंटिफाई करती रहती हैं कि कौन से पॉसिबल ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, कौन से प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या मेजर्स हमें अपनाने चाहिए। इनके लिए लगातार फोरम्स कैंपेन करती हैं, कैंपेन्स करती हैं। तो कैंपेन्स कई तरह से हो सकते हैं। कैंपेन्स हो सकता है पीछे से चली आ रही कई मांगों को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने किताब में पढ़ा था कि एक तरीका होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स के वेन्यूज़ के बाहर, उनकी मीटिंग्स के दौरान अपने अपने मुल्कों में, अपनी सरकार के, गवर्नमेंट के ऑफिसेस के बाहर, कैपिटल सिटीज़ में आप स्लोगन्स फ्लेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लहरा सकते हैं। आप प्लेकार्ड्स लेकर के बैठ सकते हैं। आप किसी तरह से कोई शांति समागम वहाँ पर कर सकते हैं, या प्रोटेस्ट आप कह लीजिए, आप ये कर सकते हैं। तो कैंपेन्स यू कैन डू। इसके बाद दूसरे लोगों में भी इसकी जागरूकता फैलती है कि जिस पीड़ा से हम ग्रसित हैं उसको उजागर करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। और ये वो जगहें हैं जहाँ पे काम हो रहा है। और धरना, प्रदर्शन या फिर शांति प्रिय ढंग से प्लेकार्ड्स दिखाना, ये एक तरीका है जो अपनाया जा सकता है। तो और ज़्यादा एक दूसरे के साथ एकजुटता बढ़ती है, निकटता बढ़ती है, लोग जुड़ते हैं, साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो ये एक तरीका होता है। तो कैंपेन्स यू कैन डू। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। जितने ज़्यादा लोग आपके आइडिया के साथ कन्विंस होते हैं, उतना ही आपका बल बढ़ता है, आपकी शक्ति बढ़ती है। क्योंकि जो चीज़ आपको आइडेंटिफाई हुई है, आपको समझ आई है, ज़रूरी होता है कि वो चीज़ आप कामयाब हों लोगों को समझाने में। और वो लोग तब समझेंगे जब लोग उस चीज़ के साथ सहमत होंगे, उन्हें भी वो महसूस होगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो इसी के लिए लगातार पत्रकार जमात के साथ संपर्क बनाया जाता है। कई तरह के एंटरटेनमेंट के या फिर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म्स के सहारे लिए जाते हैं। जैसे कई तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, शॉर्ट मूवीज़ बनाना, या फिर कई बारी तो फुल फ्लेजेड मूवीज़ ही बन जाती हैं। फुल फ्लेजेड मूवी बन जाती है। मुझे याद है एक मूवी, बहुत इम्पॉर्टेंट मूवी है, बार बार नाम भूल जाता हूँ उसका। सलमान खान, अभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी उस मूवी में है। और शिल्पा शेट्टी को एड्स हो जाता है और उसके एम्प्लॉयर जो हैं उन्हें नियमों की पालना ना करते हुए उन्हें जॉब से निकालते हैं, एक तरह से घर बैठा देते हैं। इसके लिए वो अभिषेक बच्चन इज़ अ लॉयर, शिल्पा अपना केस फाइट करती हैं। बहुत बेहतरीन ये मूवी है, देखने लायक है। तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ये चीज़ दिखाई गई है। तो इस तरह से कई बारी कोई शॉर्ट मूवीज़ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, कई बारी फुल फ्लेजेड मूवी बन जाती है उस विषय पर। थिएटर परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ें की जाती हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। जितने ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, उतनी ज़्यादा वो लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे खुद को कि हम भी इसी पीड़ा से ग्रसित हैं। इस एकजुटता बढ़ती है। उनको ये पता होगा कि कहाँ जा कर के बैठना है, जुड़ना है, कहाँ संपर्क करना है। ये एक तरीका है। दूसरा, मुद्दा उजागर होता है। तो कई और संगठन, कई और संस्थाएं आपके मुद्दे के साथ आकर के खड़ी होती हैं। सरकारों पर प्रभाव और दबाव बनता है। पत्रकार जगत इससे जागरूक होता है, वो आपकी चीज़ को आगे बढ़ाता है। तो ये ज़रिए बनते हैं, आप इसको एक इशू बनाते। तो दीज आर द, तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म्स को यू कैन यूटिलाइज, जिसके वजह सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की जा सकती है। अच्छा, अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि देखो, जब ये चीज़ें बन जाएं, जब ये हो जाएं, तो इसका मतलब सोसाइटी एक सर्टेन लेवल ऑफ, सोसाइटी जो है यहाँ से यहाँ तक एक सर्टेन लेवल ऑफ
सिविक सेंस गेन कर चुकी है, एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेकनिंग उसमें आ चुकी है, और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उस अवेकनिंग, उस अचीव्ड अवेकन्ड स्टेटस को वो लूज़ करे। तो वो ये चाहेगी कि इस पॉइंट से आगे भी नेक्स्ट जनरेशन्स में वो चीज़ जाए। तो इस तरह से ये सारा कुछ आगे जा कर के सिलेबस का, करिकुलम का पार्ट बनता है। तो वो जो कोई भी सोसाइटी होती है वो अपने नेशनल लेवल सिलेबस में, नेशनल लेवल करिकुलम में इन चीज़ों को दर्ज कराते हैं, और आप लोग उसी के वजह पढ़ रहे हैं। अगर आज भारत के करिकुलम सिस्टम के अंदर जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है 2005 का, उसमें अगर कंज्यूमर राइट्स का चैप्टर ना होता तो हम क्यों पढ़ रहे होते इसे। और आज अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम अपने आप को बतौर ग्राहक देख पा रहे हैं, हम अपने बतौर ग्राहक अधिकार भी जान पा रहे हैं। तो इसीलिए तो हम एक दूसरे से केवल स्टूडेंट और टीचर ही नहीं पर बतौर ग्राहक भी जुड़ पा रहे हैं, और हम आगे भी लोगों को बतौर ग्राहक जागरूक होने में मदद करेंगे। हमारे कोई रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारे पीयर ग्रुप मेंबर्स हैं, हम उनको बताएंगे कि ये जो आपके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, क्यों आप सहन कर रहे हो, आइए मेरे साथ आप। हम कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, उसके बाद हम केस लगाएंगे अगर मैटर वहाँ सॉल्व नहीं हुआ। हम मीडिएशन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वो मीडिएशन करा देंगे। इस तरह से आप एकजुटता बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि आप खुद को जो आइडेंटिफाई कर पाए ना कि आप कौन हैं। वो क्यों कर पाए? क्योंकि आपको पढ़ाया गया, आपको नॉलेज दी गई कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, मार्केट्स कैसे काम करती हैं, कंज्यूमर राइट्स की नीड क्यों होती है, कौन से फैक्टर्स नीड क्रिएट करते हैं कि कंज्यूमर राइट्स आए, बिना कंज्यूमर राइट्स के आपका एक्सप्लॉयटेशन कैसा होता है। ये सब एकेडमिया का पार्ट होता है। तो फिर अल्टीमेटली एकजुटता का एक तरीका ये होता है कि एकेडमिकली ये चीज़ें दर्ज कराई जाएँ, ये एक्सप्रेस हों, ये करिकुलम का पार्ट बने। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो ओके, तो वो फिर आगे की आगे जनरेशन्स में दैट अचीव्ड स्टेटस ऑफ अवेकनिंग, दैट नॉलेज, ये कल्चरल डेवलपमेंट का पार्ट बन जाता है। तो फिर ये एक तरीका है कि सॉलिडेरिटी, एकजुटता एक्सप्रेस की जाती है। मेन आस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि आज की डेट में आपकी पॉलिसीज़ कोई इंडिविजुअल पॉलिसीज़ नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्शन, सप्लाई, कंजम्पशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। अगर आप सही मायने में कोई बदलाव लाना चाहते हैं अपने मुल्क में, आपको प्रयास करने होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उससे जुड़े हुए बदलाव आने शुरू हों। तो इसी के लिए ये प्रयास किए जाते हैं कि ऐसे इश्यूज़ को सिर्फ़ और सिर्फ अपने समाज, अपने इस देश तक सीमित न रखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन्हें ले जाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक इसे ले जाया जाए। तो फिर कोशिश की जाती है कि जो इंटरनेशनल कैरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इन मुद्दों को उठाया जाए, तो वो भी प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चाहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, या कोई भी तरह की कल्चरल या सोशल पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के वाया आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएं। यानी कि आप किसी भी मुल्क की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में इस मुद्दे को एम्बेड कर पाएँ कि इसके बिना इनकम्प्लीट रहेगा इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम या दैट सोशल स्फेयर। You are not going to do justice with the society if you are going to minus this particular issue from the societal development, and you need to make the society realize that this is that you are talking about, you are convinced about that, and society needs to be convinced. और उसके लिए आपको अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिव्यक्ताओं को भेजना है, अपने लोगों को भेजना है जो इन मुद्दों पर बात कर सकें, और उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर इन चीज़ों को उठाया जा सके। तो फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पर जुड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आज इसको थोड़ा कंज्यूमर से अलग लेकर के चलते हैं। आज की डेट में ऐसा पाया गया कि ह्यूमन ब्लड से भी और अदर लाइफ फॉर्म से तो पहले भी मिल रहा था, माइक्रो प्लास्टिक मिलना शुरू हुआ। पहले जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर लोग जागरूक हुए, उन्होंने चीज़ों को जाना समझा, वहाँ प्रेस ने इसे उठाया, मुद्दे को उजागर किया। फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं उन्होंने इसको बड़े स्तर पर उठाया, और फिर उन्होंने प्रयास किए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने फिर इस इशू को अभी यूनाइटेड नेशंस की जो रीसेंट मीटिंग्स हुई उनमें उठाया, और जब वहाँ पर ये मुद्दे उठाए गए
तो प्रयास किए गए कि कैसे इस पर फर्दर कोई कन्वेंशन लाई जाए या कोई प्रोटोकॉल लाया जाए या कोई गाइडलाइंस लाई जाए, इसको मैनेज किया जाए, फिर वो पॉलिसी फ्रेमवर्क का पार्ट बनता है। इसी तरह से आप हर फील्ड में ये करते हैं। ये धीरे धीरे हुआ। जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाहे ओजोन लेयर की थिन होने की बात करें, शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत इसी तरह से हुई कि जिन लोगों को जागरूकता हुई, पहले जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हुए, फिर जिन लोगों को जागरूकता हुई वो जुड़े। पहले धीरे धीरे सोसाइटीज़ बनी, फोरम्स बनी, अल्टीमेटली धीरे धीरे उन्होंने अपने देश पर परमानेंट प्लेटफॉर्म्स बना दिए। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज़, थिएटर्स, प्लेज, नॉवेल्स, राइटिंग्स के माध्यम से इन चीज़ों को लोगों तक ले जाया गया। लोग उस मुद्दे से जुड़े, सहानुभूति हुई, एक साथ आए। जैसे किसान आंदोलन के दौरान अगर ऐसा ना किया जाता तो जो सॉलिडेरिटी खड़ी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नहीं हो पानी थी। तो ये किया जाता है। धीरे 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 फिर वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एजेंडे बने, और फिर एजेंडे जब बने तो फिर आप देख सकते हैं कोई फ्रेमवर्क कन्वेंशन बन गया, कोई प्रोटोकॉल बन गया, कोई गाइडलाइंस बन गया, ये सारी चीज़। कईयों पे तो परमानेंट कमीशंस भी बन गए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब किया जाता है। ओके, ये किया जाना चाहिए। और अदरवाइज़ हमारी आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो महात्मा गांधी ने तरीके सुझाए, और वो हमने किया भी। जैसे बारदौली सत्याग्रह के दौरान भी ये चीज़ें हुई, आंदोलन जब हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तब भी ये हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान भी ये हुआ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये चीज़ें हुई। वो क्या हैं कि आप पिकेटिंग करें, दुकानों के बाहर धरना दे सकते हैं, उन लोगों आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है। ये सारे आधार हैं जिसके वजह आप एकजुटता अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। ओवरऑल सोसाइटी में एक जमात बनती है। व्यक्ति अपने आप को सिर्फ वोटर के तौर पर नहीं देख रहा, सिर्फ नागरिक के तौर पर नहीं देख रहा, सिर्फ एक युवा के तौर पर नहीं देख रहा, व्यक्ति अपने आप को एक ग्राहक के रूप में भी देख रहा है। इस तरह से उसी व्यक्ति में एक आप कह सकते हैं एक ग्रुपिंग बनती है, दैट इज़ ऑन द बेसिस कि दैट यू आर अ कंज्यूमर। ये सॉलिडेरिटी आपको पहले अचीव करनी पड़ती है और फिर ये सॉलिडेरिटी आपको एक्सप्रेस करनी पड़ती है ताकि और ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ें। ये इसी तरीके से किया जाता है और आप करते आए हैं, ये होता रहा है। नेक्स्ट इज़ द critically examine the progress of consumer movement in India. ओके, गुड क्वेश्चन। उसके बाद हैं कोपरा के ऊपर ट्रू और फॉल्स है, वो आप कर लेंगे। यू कैन डू इट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। आंसर करिए प्लीज़। क्वेश्चन एक बार देखिए, पढ़ देते हैं आपको दोबारा से। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये है कि वो आपसे ये चाहते हैं कि आप आलोचनात्मक तरीके से समीक्षा करें भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन रहे हैं, उनके अधिकारों से जुड़े जो आंदोलन रहे हैं, उनकी प्रगति कैसी रही, इसका आलोचनात्मक अध्ययन करना है आपको, समीक्षा करनी है, एग्जामिन करना है। तो आप एग्जामिनर हैं, सोचिए, और आपको किसी ने, आपने क्वेश्चन पेपर डाला, बच्चे ने पेपर लिखा, आपको वो चेक करना है। तो जब आप चेक करेंगे, बच्चे का आंसर जब आप चेक करेंगे, तो आप इन बातों को चेक करेंगे कि कौन सी बातें रेलेवेंट हैं, कौन सी इरेलेवेंट है। जो रेलेवेंट हैं उन्हें आप मार्क्स देंगे, जो इरेलेवेंट हैं उनके लिए मार्क्स काटेंगे और अपने रिमार्क्स भी देंगे, अपना सुझाव भी देंगे कि क्या खामियां थी, क्या बेहतरी करनी चाहिए थी। क्रिटिकली एग्जामिन में भी जब आप लिखते हैं तो इस तरह से चीज़ें लिखते हैं। जो आपको लगता है कि कुछ किया वो लिखिए, जो आपको लगता है खामियां रही हैं वो बता दीजिए, और जो आपको लगता है कि और प्रयास करने चाहिए थे वो आप बता दीजिए। बस दैट्स ऑल। देखिए, अब तक हमने जो प्रोग्रेस देखी है, हम बिल्कुल किताब के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, लेफ़्ट राइट नहीं जाएंगे। बुक हमें कितना का स्पेस दे रही है उसी के एक्यूमेंट से हम परफॉर्म करेंगे। अब तक हमें जो प्रोग्रेस मिली है, वो प्रोग्रेस में पहली जो स्टेज आती है वो ये आती है 1950 और 60s के जो डिकेड्स हैं, इन दिस डिकेड जो आंदोलन में पहली प्रगति हमें देखने को मिली है वो क्या है, वो ये है कि ये वो दौर है जब कंज्यूमर्स के राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो चिंतित वर्ग है, यानी कि
कंज्यूमर राइट से जुड़े हुए एक्टिविस्ट वो देश भर में अपने विचारों के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे, ताकि वो कंज्यूमर राइट्स भी एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे वर्कर के राइट हैं, लेबर के राइट हैं, उसी तरह से कंज्यूमर के भी राइट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इस विचार को लोगों तक ले जाने का काम करते रहे। तो वो देश के कानूनों में क्या खामियां हैं, मार्केट की फंक्शनिंग में क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं, इन्हें उजागर करते रहे। एक बेहतर समाज, बेहतर व्यवस्था, बेहतर मार्केट कैसा हो सकता है जो कंज्यूमर्स का ख्याल रखे, इसके विषय में लिखते रहे। तो ये वो दौर था जिस समय में आइडेंटिफाई करना कि कंज्यूमर के राइट्स कहाँ कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ये बताना, सुझाव देना कि किस मैनर में बेहतर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकती है, ये एडवाइस करना कि कैसे हम बेहतर रूल्स एंड रेगुलेशंस ला करके मार्केट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो ये वो डिकेड था जिस समय में आप ऐसा कह लीजिए कि आर्टिकुलेशन का फेज़ था। जो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस हैं उन्हें समझा जा रहा था, आइडेंटिफाई किया जा रहा था, अंडरस्टैंड किया जा रहा था और फिर उन्हें आर्टिकुलेट किया जा रहा था। जो राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इस पर विचार हो रहा था, उनकी आर्टिकुलेशन हो रही थी। मार्केट्स कैसे फंक्शन होनी चाहिए, इसकी आर्टिकुलेशन की जा रही थी। ये 2 दशक इन चीज़ों को समर्पित है। इसीलिए इन 2 दशकों में आंदोलन ने जो राह पकड़ी, जो टूल अपनाए, वो टूल थे कि वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया करते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी ग्रुपिंग्स बनानी शुरू की। तो धीरे धीरे कंज्यूमर ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आए, जिनमें आपस में बातचीत एक्सचेंज होती थी, अखबारों में आर्टिकल्स छापना, अलग अलग तरह से खबरें छापना, आपस में समुदाय बना करके बातचीत करना, चर्चा करना। और इन 2 दशकों की मेहनत के बदौलत 1960s के अंत तक आते आते कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो एक सोशल फोर्स के रूप में उभरी, एक सामाजिक शक्ति, एक सामाजिक बल के रूप में उभर आई। ये वो दौर था। तो जो पहली पॉजिटिव अचीवमेंट हुई है इस समय के दौरान वो ये कि 2 दशकों की मेहनत से हमने बतौर सामाजिक शक्ति, सामाजिक बल, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अधिकारों को स्थापित किया। तो जो कंज्यूमर राइट्स हैं, जो कंज्यूमर मूवमेंट है, उन राइट्स से एसोसिएटेड, उसने कंज्यूमर राइट्स को एक सोशल फोर्स के रूप में इस्टेब्लिश किया। ओके, जैसे स्वतंत्रता के लिए आप आंदोलन लड़ते हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि समाज इस बात को समझे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समाज उस स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, वो उसके उपयोग समझे, उसके लाभ समझे और स्वतंत्रता ना मिलने के क्या नुकसान हैं, क्या हानि है, इसे समझे। जब ये होता है तो वो लहर, वो एक आंदोलन सामाजिक स्तर पर जब अपना लिया जाता है, एक सामाजिक बल पनपता है। ठीक यही चीज़ यहाँ पर हुई। तो इसको आप फेज़ ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, फेज़ ऑफ अवेकनिंग कह सकते हैं। जिसके लिए शुरुआत में जिनमें ये अवेयरनेस और अवेकनिंग हुई, हम उन्हें एक्टिविस्ट कह रहे हैं। और एक्टिविस्ट ने फिर इन विचारों को इस्तेमाल किया ज़्यादा लोगों को अपने विचारों से सब्सक्राइब कराने के लिए और ग्राहकों तक अपनी बात ले जाने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप ग्राहक हैं, और बतौर ग्राहक क्योंकि आपके कोई अधिकार नहीं है, आप परेशान इसलिए हैं। ये सारी चीज़ें तो सोशल फोर्स के तौर पर हम अगर क्रिटिकली एग्जामिन करें तो पहले 2 दशकों में हमें यही हाथ लगा। तो पहले 2 दशकों में आपको बहुत कुछ सब्सटेंशियली हाथ नहीं लगा। अगर आप कहें कि कानून पास हो गया, एक लीगल रिजिम स्थापित हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सी कमियां थी देश के स्तर पर। देश अभी अभी तो आज़ाद हुआ था और 200 वर्ष के ब्रिटिश रूल के जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल नेगेटिव रेमिफिकेशंस थे, इंडिया उन कंडीशंस में आज़ाद हुआ था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को दोबारा से खड़ा करना था, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेस्टिट्यूशन से बाहर लाना था, फूड इनसिक्योरिटी को दूर करना था, पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, बैकवर्डनेस, इन मिनेस से भारत सफ़र कर रहा था। तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी, सोशल, रीजनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, जेंडर,
इन डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करना था, एफर्मेटिव एक्शंस करने थे और लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित कर करके चलानी थी हर 5-5 साल में। तो कुल मिलाकर के इस एटमॉस्फेयर में इन 2 दशकों के दौरान ये तो ज़रूर हो गया कि हम उसे एक सामाजिक विचार में बल में बदल पाए। लेकिन अगर आप कहें कि ज़मीनी स्तर पर कंज्यूमर फोरम्स ने कुछ करना आरंभ कर दिया हो बड़े सब्सटेंशियल मैनर पे, या कोई लीगल रिजिम एग्जिस्टेंस में आ गया हो, या फिर ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज़्म बेहतरीन स्थापित हो गया हो, या मार्केट्स रेगुलेट करने के लिए कानून आ गए हों, ऐसी चीज़ें शुरुआती 2 दशकों में आपको उस रूप में नहीं नज़र आती। तो प्रगति की बात करें तो खूबियाँ ये रहीं कि हम एटलीस्ट जिस विषय पे सुन ही नहीं रहे उस पे चर्चा हो रही है। हम उसे जोड़ करके देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को यदि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, कई तरह के सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, वह कंप्लीट नहीं होंगे अगर साथ में हम उसे बतौर कंज्यूमर राइट्स ना दें। हमने इस चीज़ से जोड़ करके देखा, व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया कि आपकी एक और आइडेंटिटी भी है। आप सिर्फ सिटीजन नहीं हैं कि जिन्हें फंडामेंटल राइट चाहिए, आप बतौर सिटीजन सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है जिन्हें पॉलिटिकल राइट चाहिए, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, राइट टू बी प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन कैंडिडेट। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके कई तरह के कल्चरल राइट्स होने चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं। यू हैव मैनी अदर राइट्स एज वेल बिकॉज यू आर लिविंग एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी दैट इज़ कंज्यूमर। हम ये चीज़ों में एक स्तर पर सफल हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं टेंजिबली या सब्सटेंशियली अभी उतनी सफलताएं हासिल नहीं लगी। भारत में ये आंदोलन चल रहा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, विश्व भर में ये आंदोलन 1950s के दौर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म होती है और उसके बाद वो तमाम मुल्क जिन्हें कॉलोनाइज़ किया गया था पिछले 200-300 वर्षों से वह आज़ाद होने शुरू होते हैं। जिन मुल्कों ने कॉलोनाइज़ किया था वो बतौर कॉलोनियल पावर अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत डेवलप कर चुके थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो रूप था उनका, जब इन मुल्कों को आज़ाद कर दिया गया इन बड़े मुल्कों के द्वारा, तो उन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतनी बड़ी मार्केट शेयर, इतना बड़ा रिसोर्स रिच एरियाज़ एंड दैट टू बहुत ही सस्ता, इतना बड़ा लेबर फोर्स एरिया, ये सब चीज़ें ना छोड़ी जाएं। तो नियो कैपिटलिज्म की एक वेव शुरू होती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सिस्टम्स या फिर व्यापार के माध्यम से, ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से उन मुल्कों को अपने अधीन कर लेना, या फिर उनकी ज़रूरी वस्तुएं उन्हें देना एड के रूप में, और फिर उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करना, दखल करना और उनकी सॉवरेनिटी को फुली रियलाइज़ ना होने देना। ओवरऑल अपनी कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखना, और अपने साथ जो कंट्री जुड़ती है उसे सब्स्टिट्यूशन की स्टेट में रखना कि वो आपके इंटरेस्ट को सर्व करती रहे। ऐसा उन मुल्कों की हमेशा से इच्छा रही जो वर्षों से कॉलोनियलिज्म के कारण डेवलप हो चुके थे, लेकिन अब मजबूर थे क्योंकि जिनको कॉलोनाइज उन्होंने किया था वो अब आज़ाद हो चुके हैं। तो इन मुल्कों की फर्दर ग्रोथ की सर्वाइवल, यानी कि कॉलोनाइज जिन कंट्री ने कॉलोनियलिज्म फॉलो किया, इनकी फर्दर इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए एक चीज़ ज़रूरी थी कि इन्हें वही बेनिफिट कंटिन्यू होते रहे जो कॉलोनियलिज्म के दौरान हुए थे, राजनीतिक कंट्रोल छोड़ने के बाद भी। तो ऐसे में फिर जो मुल्क नए नए आज़ाद हुए थे वहाँ पर इंडिपेंडेंट फोर्सेस, जो लोग सिविल वर्कर थे, जो सिविल सोसाइटीज़ थी, जो लोग लोकल लीडर्स थे, वो अपने देश के हित में, अपने लोगों के हित में बात रखते थे। जो नई नई इंडिपेंडेंट सरकारें बनी, लोकतांत्रिक रूप से बनी, वहाँ पर जो एकेडमिशियंस थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, क्रिएटिव लोग थे, चाहे वो सिनेमा जगत के या अखबार जगत के पत्रकार, वह भी ये कहते थे कि देश के रिसोर्सेज, देश की राजनीति, देश के संसाधन देश के लोगों के काम आने चाहिए। ऐसे में वर्ल्ड वाइड ही एक फिनोमेना है कि कंज्यूमर जागृत हो रहा था धीरे धीरे। वो अपने अधिकारों की बात कर रहा था कि उसे किस क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, किन कीमतों पर दिए जा रहे हैं, क्या उसकी हार्ड अर्नड मनी को किसी मायने में पर्दे के पीछे से लूटा तो नहीं जा रहा है, क्या उसकी बाज़ार की नीतियाँ डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है कि क्योंकि वो इंडिविजुअल है, छोटा है, उसकी परचेजिंग छोटी है तो वो कमज़ोर है, लेकिन उद्योगपति बहुत बड़ा है, कई वर्षों से लगा हुआ है, इस वजह से वो एक ताकतवर संगठन के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए उसकी ये कमज़ोरी तो नहीं बन रही। तो क्या वो बतौर नागरिक संगठित नहीं हो सकता? क्या उसके साथ सरकार नहीं है? सरकार से बड़ी संस्था कौन हो सकती है?
ऐसे सवाल पूरे विश्व भर में थे, तो वर्ल्ड लेवल पर भी ये हो रहा था। इसी का नतीजा है जो एक बड़ा रिजल्ट टेंजिबली आएगा, दैट इज़ 1980s। तो 1980s के डिकेड में आपको टेंजिबल रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। लगातार सभी मुल्कों के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन के द्वारा ओवरऑल ग्लोबली कंट्रीज़ कंज्यूमर राइट्स के लिए जो गाइडलाइंस फॉलो कर सकती हैं, या ग्लोबली जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो सिविल सोसाइटीज़ हैं अपनी सरकारों पे दबाव बना सकें, उसके लिए उन्हें जो एक बेस गाइडलाइंस की ज़रूरत है, वो गाइडलाइंस, इस तरह की गाइडलाइंस लाने का काम यूनाइटेड नेशंस ने किया, जिसे कंज्यूमर इंटरनेशनल कहा गया। ये 1985 में हुआ। कंज्यूमर इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की तरफ से आया। अब ये सरकारों के ऊपर एक तरह से ऑब्लिगेशन जैसा नज़र आता है। क्यों? या तो सरकारें स्वेच्छा से ही इसे अपनाएं और अपने मुल्क में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज लेकर के आएँ, और नहीं लेकर के आती तो फिर उस मुल्क की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी सरकारों पे दबाव बनाएं कि यूनाइटेड नेशंस जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस लाया है वो हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम उसे कानून की शक्ल क्यों नहीं देते। और इसके नतीजे आप नज़र आते हैं। उसी अगले ही वर्ष आपको भारत में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने वाला कानून, कोपरा कानून आता दिखता है। तो कोपरा कानून 1986 एग्जिस्टेंस में आ गया। तो पहली टेंजिबल चीज़ कंज्यूमर इंटरनेशनल, दूसरी भारत में एक लीगल रिजिम कोपरा कानून इस्टेब्लिश हो गया। इसके तहत दो बड़ी चीज़ें हुई। एक तो आपको इंस्टीट्यूशंस मिल गए जहां पर आप सोशली और सेकंड लीगली अपने मैटर को परस्यू कर सकते हैं। सोशली मैटर को परस्यू करने के लिए रिकॉग्निशन दी गई कंज्यूमर फोरम्स को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स को, वो कोपरा कानून के तहत ही दी गई। उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया। उनके लिए ज़रूरी है कि वो खुद को ऑर्गेनाइज़ करें और रजिस्टर करें, और एक रजिस्टर्ड ग्रुप के तौर पर वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनके बीच में मीडिएशन कर सकते हैं, उनकी बातचीत सुन सकते हैं, उनको प्ली प्रिपेयर करके दे सकते हैं, और अगर उनके लेवल पर कोई भ्रम है, हो सकता है वो भी गलत हो, तो वो वहीं पर सुलझा दिया जाए। लेकिन अगर इसके बाद कंडीशन आती है कि लीगल लिटिगेशन प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, तो उसके लिए 3 स्तरीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट से इस्टेब्लिश की गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो इस तरह से एक बाकायदा कानून ला करके एक जुरिस्डिक्शनल सिस्टम फॉलो करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई डेडिकेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स का स्थापना करना। और सेकंड एस्पेक्ट सिविल लेवल पर, अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो कंज्यूमर फोरम्स को मान्यताएं देना। ये दो बड़ी चीज़ें 1986 के कानून के समय में हुई। तो ये हम मानते हैं कि कंज्यूमर मूवमेंट में एक बड़ी प्रगति इस दौर में होती है। लेकिन फिर अगर यदि हम इसकी समीक्षा करें तो हम क्या पाते हैं? समीक्षा में हम ये पाते हैं कि जहाँ एक तरफ कुछ टेंजिबल होता दिखता है, बेहतर नतीजे आए, अब आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क है, आपको रूट क्लियर है, कहाँ से कौन सी प्ली एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे आगे ले जानी है, फॉर्मेट क्या है, मैं अकेले भी दलील अपनी रख सकता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं वकील भी कर सकता हूँ, सारा सिस्टम क्लियर है। अब कंज्यूमर फोरम्स बनाई गई, उन्हें एड आती है, उन्हें पैसा आता है, फंडिंग आती है, मदद आती है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। सरकारों ने बड़े स्तर पर ग्राहक की सुरक्षा के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रोग्राम चलाने शुरू किए, जागो ग्राहक जागो जैसी चीज़ें, कि आप अपने अधिकारों को जानें। सरकार ने वोकल होकर के बताना शुरू किया, और कंज्यूमर फोरम्स ने कि हमारे पास ये मैकेनिज़म्स आज हैं प्रोटेक्शन के, आप इसे मानिए। एक तरफ जब समीक्षा करते हैं तो ये सब नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ नज़र आता है कि जब हम आंकड़ा देखते हैं तो कैसे हैं कि लगभग 600 संस्थाएं पंजीकृत हैं, जिसमें से मुश्किल से 20 या कहीं कहीं आंकड़ा है कि 40 संस्थाएं ही बेहतर कंज्यूमर ग्रुप्स के रूप में काम कर रही हैं। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि अंदरूनी स्तर पर बहुत ज़्यादा धांधली हो चुकी है, पैसे कमाने का ज़रिया बना लिया गया है उन संस्थाओं को, आम जनमानस के लिए उन्हें अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तीसरी सबसे बड़ी ताकत जो इसकी थी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है लीगली, ये बहुत सीमलेस बनाने की कोशिश की गई थी, सिंपल और इंडिविजुअल, बिना खर्चे के, बिना किसी वकील का एंगेज किए खुद लड़ सकता है। लेकिन कंपनीज़ इतनी बड़ी हैं, जो नेचर है लिटिगेशन का आज की डेट में,
जो प्रोसीडिंग्स है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इतने बड़े जियांट के अगेंस्ट जीतने के लिए आपको भी उतना ही कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए मजबूरी सी हो गई कि वकील करने पड़ते हैं, क्योंकि कंज्यूमर फोरम्स अपनी भूमिका नहीं निभा रही जो उन्हें निभानी चाहिए थी। तो वकील करना, वकीलों का खर्चा आना, लंबे लंबे समय तक डेडिकेटेड कोर्ट सिस्टम होने के बावजूद भी लंबे लंबे समय तक अपील के माध्यम से केस चलते जाना, कंपनियां हैं या कोई हाउसिंग बोर्ड है या कोई